नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब बारिश होती है तो अच्छा तो बहुत लगता है ना? वैसे भी इन दिनों जमकर बारिश हो भी रही है, जगह जगह जल जमाव और कीचड़ भी है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है उमस यानी ह्यूमिडिटी। बता दें कि उमस, गर्मी और बारिश ये सभी चीजें स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करती हैं। चेहरे पर सूखा और रूखापन, त्वचा तेली और चिपचिपा हो जाने के अलावा दांत, खाज, खुजली का भी खतरा बढ़ जाता है। बहुत से लोगों को तो समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, अपने त्वचा की किस प्रकार देखभाल करें। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर बात करें खेतों में काम करने वाले किसानों की, जिनका सामना होता रहता है धूल, धुआं, मिट्टी और परागकण या पालतू जानवरों से, इन तमाम चीजों से इस मौसम में एलर्जी का भी खतरा बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में हवा में उड़ते फफूंदी के कण और अन्य वनस्पतियों से निकले परागकण कुछ लोगों में सांस तंत्र की एलर्जी पैदा कर देते हैं। आज के अंक में हम त्वचा के संक्रमण, स्कैबीज, फंगल इन्फेक्शन के अलावा बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाली एलर्जी से संबंधित बहुत सी बातों को समझेंगे और निराकरण के बारे में जानेंगे। तो आज स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हमारा विषय है ताकि बारिश की फुहार न बने संक्रमण की भरमार, त्वचा रोग, कारण और उपचार। तो इन विषयों पर आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर ले, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इस फोन पर कोई पैसा नहीं लगना है। बेझिझक आप अपनी समस्याओं के बारे में हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद जो विशेषज्ञ मेहमान हैं उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आप हैं प्रोफेसर विभू मेहंदी रत्ता। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में त्वचा विज्ञान विभाग में डायरेक्टर, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। आपसे हम समझेंगे कि कब एलर्जी सांसों की समस्या बन जाती है, इसके लक्षण और बचाव किस प्रकार करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विभू मेहंदी रत्ता। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूनम पुरी। आप सफदरजंग अस्पताल में त्वचा रोग विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर हैं। आप ही त्वचा संबंधी संक्रमण और चर्म रोग से बचाव पर प्रकाश डालेंगी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों से हम त्वचा से जुड़ी जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर। मौसम खुशनुमा है और बारिश की भीगी भीगी बौछारें लगभग पूरे देश में हो रही है। बता दें कि मॉनसून के सुहाने मौसम में मस्ती तो आती है, लेकिन वातावरण में नमी के बढ़ने से संक्रमण का खतरा भी 10 गुना तक बढ़ जाता है। ऐसे में भले ही आप अपने घर में बैठे हों, डिहाइड्रेशन के खतरे बढ़ जाते हैं। इसी मौसम में जहां हैजा, टाइफाइड, पीलिया और डायरिया जैसे जल जनित रोग हो सकते हैं, और हाँ, कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों के ऊपरी भाग का सूजन भी बरसात के दिनों में ही होता है, जो महामारी की तरह फैलता है। हालांकि बारिश की वजह से हवा में मौजूद नमी और उमस के बढ़ने से त्वचीय संक्रमण होना एक आम समस्या है, लेकिन मॉनसून के दिनों में हमारी त्वचा में मरम्मत करने वाले विटामिन सी की कमी हो जाती है। बहरहाल ये भी बता दें कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत अंग होता है, जो हमारे पूरे शरीर को कवर करता है, और इसकी शरीर में संरचना भी बेहद जटिल होती है। कहा जाए कि यह एक तरह से हमारे शरीर के लिए रक्षा कवच का काम करती है, क्योंकि इसके नीचे ही हमारे शरीर के तमाम अंग, रक्तवाहिकाएं, ग्रंथियां और कोशिकाएं छिपी रहती है। बहरहाल त्वचा में फंगस, चेहरे पर चकत्ते, दाद, फोड़े, फुंसी से जहां चेहरे की रंगत और गहरी हो जाती है। और यदि बात करें एलर्जी की, तो एलर्जी कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि यह एक कष्टकारक लक्षण होता है, जिससे शरीर में एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, जिसे आप उलझन या अनचाहापन भी कह सकते हैं, जो कभी भी और किसी भी पदार्थ से, मौसम के बदलाव से, बरसात से या फिर अन्य प्राकृतिक तत्व के कारण हो सकते हैं। गौरतलब है कि घरों में सीलन की जगह पर लगने वाला
काला फफूंद एलर्जी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये हमारी सांस की नली में सूजन को पैदा कर सकता है। बहरहाल बरसात में एहतियात बरतें और सीलन से बचें। शरीर को रगड़ कर पोंछें। कपड़े को हमेशा सूखा पहने। अपने आसपास साफ सफाई रखें। और हाँ, चूंकि कूलर ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है, इसलिए इसके प्रयोग से बचें और स्वस्थ रहकर इस सुहाने मौसम का आनंद लें। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, ये थी त्वचा रोग के कारणों की पड़ताल पर एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। बिल्कुल। और इस रिपोर्ट के बाद आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि त्वचा संबंधी किस तरह की समस्याएं आपको इस मौसम में हो सकती है। डॉक्टर विभू, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे कि रिपोर्ट में तो हमने विस्तार से देखा ही, आप भी हमें सामान्य भाषा में बताएं कि जो बारिश का ये मौसम है उसमें त्वचा संबंधी जो समस्याएं हैं वो आखिर क्यों बढ़ जाती हैं? देखिए, ऐसा है कि बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी फुहार के साथ एक नमी की एक पैकेज लेकर के आता है कि जो हमारा वातावरण है उसमें जो नमी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उस नमी के साथ क्या होता है कि जो हमारे आसपास वातावरण में जो हमारे कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, उसका भी कुछ हेर फेर अदल बदल होता है। इसके साथ ही साथ जो हमारे शरीर की प्रक्रिया है, हमारी जो त्वचा है एक रक्षक की तरह हमारी रक्षा करती है। बाहर में जो वातावरण में कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वो अंदर नहीं आ पाते। लेकिन जब तो बाहर नमी ज़्यादा है तो जो पसीना है वो सूखता नहीं है, नमी बढ़ती है तो ये जो फफूंदी है और जो बैक्टीरिया हैं और कुछ वायरसेस हैं, ये इस नम त्वचा पे बहुत जल्दी से अपना घर बना लेते हैं। अंदर त्वचा के अंदर ये एंटर कर सकते हैं और त्वचा की इन्फेक्शन कर सकते हैं। जहाँ भी त्वचा में कट्स लगे हैं और बहुत लंबे समय तक अगर नमी रहती है, अगर हम अपनी देखभाल नहीं कर रहे, गीले कपड़े पहने हुए हैं, पसीने से हम लथपथ हैं और क्योंकि पसीना रहेगा, नमी की वजह से इवेपोरेशन नहीं होगा, तो ये समस्या बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स हैं वो थोड़ी सी ओवर एक्टिव हो जाती हैं। स्किन की ऑयलीनेस बढ़ जाती है, मुहासे बढ़ जाते हैं, परागकण डिफरेंट किस्म के हमारे वातावरण में आ जाते हैं, तो उससे त्वचा की एलर्जी, कई तरह की समस्या हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर पूनम, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब तक तो हमने संक्रमण के बारे में जाना, लेकिन हमने देखा है कि इस समय एलर्जी की भी समस्याएं काफी बढ़ जाती है। तो किस किस तरह की स्किन एलर्जी इस वक्त हो सकती है? देखिए, मौसम के बदलाव से एलर्जी हो जाती है, उससे कारण छपाकी, जैसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं, वो भी अक्सर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि त्वचा पर छोटे छोटे धदोड़े हो जाते हैं, वो लाल रंग के होते हैं और वो थोड़े चमड़ी से ऊपर होते हैं, उनमें बहुत खुजली होती है, अलग अलग साइजेस के होते हैं और कुछ घंटे रहते हैं। ये मौसम के बदलाव के कारण होते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि जैसे मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो जो फंगस है जो दीवारों पर लग जाती है, उसके कारण भी इन्फेक्शन हो जाती है। जी जी जी, बिल्कुल। तो कई तरह के जो इन्फेक्शंस हैं वो इस समय हो सकते हैं, साथ ही एलर्जी का भी जो खतरा है वो बना रहता है। डॉक्टर विभू, हमें ये बताएं कि इस मौसम में आपने बताया कि किस तरह से बहुत ही स्वाभाविक है कि इस तरह की त्वचा से जुड़ी समस्याएं हो जाए। इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं ये जानेंगे आपसे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जी नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूँ, बरसात की में सबसे ज्यादा एलर्जी होती है, इसमें खुजली होती है, नाक से सबसे बढ़ जाते हैं, चिपकी छटती है, तो इससे किस प्रकार से? तो ये दूसरी चीज, बरसात के दिनों में एक चीज और होती है, नाली, कूड़ा, कचर और बहुत सी बीमारी को जन्म देते हैं मच्छर, तो उससे हम किस प्रकार से अपने को बचाएं? जी डॉक्टर विभू, क्या सुझाव देंगे? इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है, तो उसका बचाव हम कैसे करें। देखिए, ऐसा है कि एक तो आपको अपनी त्वचा को जहाँ तक हो सके उसके सफाई का बहुत ध्यान रखना है। आपको गीलेपन से आपको जल्दी से अपनी त्वचा को मुक्त कराना है। आपको गीले कपड़े
नहीं पहनने हैं। आपको बाहर अगर आप बारिश में भीग गए हैं या किसी गंदे पानी के संपर्क में आए हैं तो आपको आकर के एक हल्के साबुन से, जो माइल्ड साबुन है, उससे अपने हाथ, पैर, खुली त्वचा को अच्छे से आप साफ करें। जो हमारे बॉडी फोल्ड्स हैं, जो हमारे त्वचा के जैसे हमारी बगल है या जांघें हैं, वहाँ पर नमी और पसीना इकट्ठा होता है, उसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दें। साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो भी अगर जो डायबिटिक्स हैं, जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, उनमें फंगल इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है इस मौसम में, तो उसका भी आपको अपने जूते हैं, जूते भी गीले ना हो, आपकी मोजे हैं वो भी साफ रहें। तो ये साफ सफाई तो पहली एक स्टेप है जिससे कि हम इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दूसरा, हमें ये भी ध्यान देना है कि हम शरीर पे बहुत ज़्यादा ऑयल ना लगाएं, क्योंकि ऑयल लगाने से क्या होगा कि जो हमारे रोम छिद्र हैं वो और बंद हो जाएंगे, तो जो ये है जिसे हम प्रिकली हीट बोलते हैं वो ज़्यादा होगी, तो आपको ये समस्या नहीं होगी। तीसरा चीज़, आपको जो केमिकल्स हैं, जो भी आपके परफ्यूम्स हैं या तेल हैं, चाहे आप सर पे लगा रहे हैं या स्किन पे लगा रहे हैं, सो उनसे आपको कम इस्तेमाल करना है। सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। तौलिया किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी कंघी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जो इन्फेक्शन है गीली त्वचा पे बहुत जल्दी होता है। एलर्जी से बचने के लिए मैंने कुछ आपको स्टेप्स बताए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आप कई बार कपड़े से भी एलर्जी हो जाती है गीली स्किन पर, अगर आप पहने रखें, टाइट कपड़े पहने रखें। टाइट जैसे आपका जो बेल्ट एरिया है उसके नीचे भी फंगल इन्फेक्शन आ जाता है, तो लूज़ कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। कॉटन के कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। तो इस मौसम में अगर आपको अपनी त्वचा ठीक रखनी है और आपको अपना वेदर एंजॉय करना है तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स। मैडम, इस बीच हमारे से एक दर्शक जुड़ गए हैं, विपिन सागर जी है मध्य प्रदेश से। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि मान लीजिए हमारे चेहरे पर, शरीर पर किसी प्रकार का कोई लक्षण दिखाई देता है या फिर कोई साइड इफेक्ट होता है या खुजली चलती है, तो डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए जाते हैं तो वे बोलते हैं कि आपको किसी चीज की एलर्जी है, पर वो ये नहीं बताते किस चीज से एलर्जी हो रही है। तो और उनकी जांचें भी उपलब्ध नहीं होती हैं ज्यादातर, क्योंकि जांचें जो करते हैं उसमें कुछ आता नहीं है, बड़ी जांच करानी पड़ती है। तो सर, इसका पता कैसे चले कोई व्यक्ति को कि हमें इस चीज की एलर्जी हो रही है? बिल्कुल, डॉक्टर पुरी, आप क्या बताना चाहेंगे? जी विपिन जी, जैसे आपने बोला कि आप जाते हो डॉक्टर के पास और आपके चेहरे पर एलर्जी होती है, ये एलर्जी के कई कारण हो सकते हैं। आप साबुन से भी एलर्जी हो सकती है, कुछ केमिकल्स जो अप्लाई करते हैं उनसे एलर्जी हो सकती है। कई बार देखा जाता है कि लोग डाई यूज करते हैं बालों को रंग करने के लिए, उसके कारण भी एलर्जी हो जाती है। और जो महिलाएं हैं वो कोई क्रीम्स यूज करती हैं या कुछ फाउंडेशंस यूज करती हैं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, उसके कारण भी एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी का पता करने के लिए आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा, जो आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेगा कि आप चेहरे पर क्या अप्लाई करते हैं। कई बार हवा में भी कुछ एलर्जी होती है, कुछ एलर्जेंस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, कुछ पौधे होते हैं आपके आस पड़ोस में उग रहे हैं, उनके कारण भी हवा में पोलन्स होते हैं, उनके कारण एलर्जी हो जाती है। तो इतनी दूर से बताना मुश्किल है। आप त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, वो आपका डिटेल्ड हिस्ट्री लेगा। और कई बार कुछ टेस्ट होते हैं जो हम पैच टेस्ट कहते हैं, उनके कारण उनसे भी मरीज किस चीज से एलर्जिक है, किस केमिकल से एलर्जिक है, उसका पता लगाया जा सकता है। से मिलना आवश्यक है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर विभू, आपसे जानना चाहूंगी कि इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे कि जो किसान है, जो खेतों में रहते हैं, कई तरह की फसलें होती हैं, वहाँ पे परागकण तो वहाँ पर होगा ही, तो ऐसे में उससे किस तरह की एलर्जी हो सकती है और बचाव के लिए किसान क्या उपाय कर सकते हैं? जी, जो हमारे किसान भाई हैं वो खेतों में बहुत लंबे समय तक काम करते हैं और तरह तरह की फसल उगाते हैं। तो ज़्यादातर जैसे हम बोलते हैं मक्का है, गेहूँ है,
और भी बहुत सारे जो छोटी छोटी हर्ब्स हैं, घास है, और सारे चारों तरफ हरियाली ही रहती है उनके, तो वो लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, क्योंकि ऐसा है कि कुछ इस तरह के फूल, पत्ती और उनके जो परागकण हैं त्वचा के ऊपर एक वहाँ पे सूजन पैदा करते हैं। एक प्रक्रिया होती है जिसे कि हम एबनॉर्मल प्रक्रिया बोलते हैं, और उसके साथ क्या होता है, ज़्यादातर ये शुरुआत इसकी होती है शरीर के खुले हिस्से पे, जैसे कि चेहरा है, हाथ पैर हैं, बाजू हैं। तो जो भी आपका शरीर का खुला हिस्सा इसके संपर्क में आता है, वहाँ पर इनिशियली शुरुआत में सबसे पहले खुजली होती है, त्वचा लाल हो जाती है, लाल रंग के दाने बनते हैं। उसमें धीरे धीरे अगर आप खुजाते हैं, त्वचा काली पड़ती है, त्वचा मोटी हो जाती है, रूखी हो जाती है, उसमें डिस्चार्ज पानी भी निकल सकता है। तो ये एलर्जी का एक पूरा, जिसे हम कहें, एक लंबी प्रक्रिया है, और ये जो लक्षण हैं डिपेंड करता है कि आपकी जो एलर्जी एक्यूट है या बहुत लंबे समय तक चल रही है। तो ये परागकण की एलर्जी को हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं, एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। एक स्पेशल ग्रुप है बीमारी का जो कि ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों में देखने में आता है, क्योंकि ये एज अ ग्रुप आप एक्सपोज्ड होते हैं, सारा दिन आप खुले में काम करते हैं। बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो इस तरह के प्रोटेक्टिव कुछ चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करें। अगर आप फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, या आप ये स्प्रे के लिए कुछ भी कीटाणुनाशक दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपना मुंह के ऊपर कपड़ा बांधें, मास्क का इस्तेमाल करें, आप गॉगल्स पहने, आप एक छोटी सी स्क्रीन है जिसे हम हेड गियर बोलते हैं उसका इस्तेमाल करें, पूरी बाजू के कपड़े पहने, आप अपनी टांगों को ढक के रखें, आप जूते जो हैं वो लंबे वाले जूते पहने। तो ये तो हुआ एक प्रोटेक्शन। दूसरा ये जरूरी है, माफ कीजिएगा डॉक्टर विभू, यहाँ पर आपको रुकना पड़ रहा है, बचाव के और तरीकों के बारे में जानेंगे आपसे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर राहुल जी इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो राहुल जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हेलो जी 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 राहुल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमें पीठ में खुजली होती है और हमें एक प्रॉब्लम और है जी, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में जानना है, इसका इलाज है क्या? जी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात कर रहे हैं राहुल जी। जैसे आपने बोला कि आपके पाँव में खुजली होती है, पाँव में खुजली होने के कई कारण होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, पीठ में खुजली तो वो होती ही है। जी जी हाँ जी, पीठ में खुजली होती है आपके। अच्छा राहुल जी, पीठ में खुजली होने के भी कई कारण हो सकते हैं। या तो ज्यादा पसीना, क्योंकि हम बारिश के मौसम में त्वचा की बीमारियों को डिस्कस कर रहे हैं, पसीना ज़्यादा आने के कारण भी, जैसे डॉक्टर विभू ने बताया कि घमौरियाँ, हमारे जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स के, पसीने के, तो उसके कारण भी घमौरियाँ हो जाती हैं जिसे हम प्रिकली हीट कहते हैं, और खुजली हो सकती है। या कई बार त्वचा बहुत ड्राई होती है, सूखी त्वचा में भी खुजली हो सकती है, या त्वचा में फंगल इन्फेक्शन पीछे हो सकती है पसीने के कारण, उससे कारण भी खुजली हो सकती है, या एक्जिमा हो सकता है, उससे कारण भी खुजली हो सकती है। तो आपको त्वचा रोगी विशेषज्ञ की राय देखनी पड़ेगी, जो आपकी पीठ का जांच करेगा और जो जिस तरह की बीमारी है उसका इलाज उसके अकॉर्डिंगली करेगा। दूसरा आपने पूछा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये बीमारी, हमें दुख हुआ कि आपको ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, पर ये हमारे डोमेन में, हमारे फील्ड में नहीं है, क्योंकि हम त्वचा रोगी विशेषज्ञ हैं। मैं आपको राय देती हूं कि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, ऑल्सो फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए, जो आपकी जो मसल्स में वीकनेस है उसमें आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएगा। तो जांच करना जरूरी है जी इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर। बिल्कुल। तो राहुल जी, आपके सवाल का यहाँ पर विस्तार से जवाब आपको मिल गया है। हमें उम्मीद है कि जरूर आप संतुष्ट होंगे। तो पीठ में जो आपको खुजली की समस्या है उसके कई कारण हो सकते हैं, इसके लिए चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। इसके अलावा जैसा कि डॉक्टर पुरी ने आपको सुझाव दिया है कि किसी न्यूरोलॉजिस्ट का संपर्क जो है वो आप जरूर करें, ताकि आपको तमाम जानकारियां मिल सकें। बहरहाल इसी के साथ स्वस्थ किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर।
लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आज इस कार्यक्रम में खास तौर पर हम बारिश के मौसम में त्वचा के रोगों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इनसे जुड़े हुए कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर विभू, अगर हम एलर्जिक रिएक्शंस की बात करें, जब भी वेदर बदलता है, मौसम बदलता है, तो एलर्जी का अटैक होता है। मानसून का जो बारिश का मौसम है, इस दौरान किस तरह से एलर्जी का रिएक्शन होता है, किस तरीके से, उस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। जी, जैसे एलर्जी मैंने एक बताया आपको कि एक एबनॉर्मल प्रक्रिया है जो कि एक एक्सटर्नल बाहर की कोई भी चीज़ जो वातावरण में है, जब वो त्वचा के संपर्क में आती है और वो एक असामान्य प्रक्रिया, जैसे कि एक हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, चर्म को, हमारी चमड़ी को लाली और खुजली के साथ उसकी शुरुआत होती है। ये तो एक उसका प्रक्रिया है। लेकिन क्यों होती है? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी नॉर्मल त्वचा है वो उसके ऊपर एक जो हमारी आउटर लेयर है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, वो एक कवच की तरह हमारी रक्षा करती है। लेकिन बारिश के मौसम में क्योंकि भीगना एक आम बात है, अगर मैं अपने किसान भाइयों के संदर्भ में बोलूं तो वो लोग बाहर काम कर रहे हैं और आमतौर पर जब भी बारिश है, भीग रहे हैं, पसीना आ रहा है, तो ये सब क्या करता है कि गीलेपन से जो हमारी त्वचा की बाहर वाली परत है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है और इसके साथ ही साथ उसमें इरिटेशन होती है, खुजली होती है और उस त्वचा में क्या है कि जो बाहर में वातावरण में जो भी परागकण है, धूल है, मिट्टी है, पॉल्यूशन है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे उस त्वचा के अंदर अपना असर दिखाती हैं, उसमें घुस सकती हैं, उसमें एंटर कर सकती हैं और एक इस असामान्य प्रक्रिया जिसे हम एलर्जी कहते हैं इसको शुरू कर सकती हैं। बिल्कुल, मानसून में इस तरह की दिक्कतें ये दिक्कत ज्यादा हो सकती है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, उषा सागर हैं मध्य प्रदेश से। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल। हेलो। हाँ उषा जी, अपना सवाल पूछिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, इनके बाल झड़ते हैं हमारी मदर के। अच्छा, बाल झड़ने की समस्या है। हाँ ठीक है, माँ की ना आप उषा जी के बाल झड़ने की समस्या है। डॉक्टर मदर हमारे झड़ रहे हैं बाल। हाँ जी डॉक्टर साहब आपको बताएंगी। डॉक्टर पुरी, देखिए, बाल झड़ने के कई कारण होते हैं और अक्सर और कई तरह से बाल भी झड़ते हैं जी। तो अगर जैसे डिफ्यूज लॉस होता है जिसमें जब मरीज कोम करता है, कंघी करता है तो कुछ गुच्छे बाल निकलते हैं, तो उसी ये कारण होते हैं। एक तो खून की कमी से वो बहुत अक्सर देखा जाता है। दूसरा कि कोई लंबे टाइम बीमारी हो, किसी को लंबे टाइम तक बुखार हो जी, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वायरल इन्फेक्शंस हो, टाइफाइड के बाद भी बहुत बाल झड़ते हैं। या जब
प्रेगनेंसी के बाद, जब गर्भवती प्रेगनेंसी के बाद 3-4 महीने के बाद भी बाल झड़ते हैं, क्योंकि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं प्रेगनेंसी में, कुछ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, उनके कारण बाल झड़ते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि थायराइड, अगर मरीज को थायराइड की बीमारी है तो उससे कारण भी बाल झड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी हम सब कोविड के दौरान में गुजरे, कई लोगों को कोविड हुआ तो अक्सर मरीज आकर कहते हैं कि 3-4 महीने पहले कोविड हुआ और मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं, मैं गंजा तो नहीं हो जाऊंगा। उनको ये चिंता होती है कि उनके सारे ही बाल झड़ जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन कॉजेस हैं जिससे बाल झड़ते हैं, तो उनको हमें एड्रेस करना पड़ता है। अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो थायराइड का इलाज करना पड़ता है, खून की कमी है तो खून की कमी में हमें आयरन देना पड़ता है, विटामिन डी की कमी के कारण भी बाल झड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ मरीज जो होते हैं वो कैंसर थेरेपी पर होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स, कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं, उसके कारण भी कई तरह से उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। चेंज ऑफ वेदर में भी बाल झड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, बहुत स्ट्रेस से गुजरता है, उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। तो प्रॉपर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है, फाइंड आउट करना कि क्या कॉज है बाल झड़ने का। बिल्कुल, तो बहुत सी वजह हो सकती है बाल झड़ने की, और इसके लिए चिकित्सक से संपर्क जरूर करें ताकि अब वजह का पता चले कि क्या वजह है, ताकि उसके अनुसार जो है उपचार किया जा सके। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हवा सिंह जी हरियाणा से। आइए उनसे बात करते हैं। हवा सिंह जी, स्वागत है आपका। स्वागत है, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो हवा सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी, टीवी की आवाज बंद कर दे कृपया। ठीक है जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, बच्चा है 8 साल का, उसको जो है एलर्जी हो जाती है कई बार, जो है दवा भी लेने से, कोई दवा ले लेते हैं जैसे पैरास्टामोल हो गया वगैरह दूसरी, तो उससे एलर्जी शरीर पेट पे मुंह पे ऐसे हो जाती है, थोड़ी सूजन हो जाती है। किस किस्म की एलर्जी है? शरीर पर और त्वचा में क्या हो रहा है? लाल हो जाती है, थोड़े दाने से होते हैं। दाने से आ रहे हैं, ठीक है जी। डॉक्टर विभू, क्या वजह हो सकती है और क्या सुझाव जैसे देंगे? इन्होंने बताया कि 8 साल का बच्चा है और लाल लाल दाने हो जाते हैं। एक तो अभी जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे कि अर्टिकेरिया, छपाकी, या जिसमें ददोड़े हो जाते हैं लाल रंग के और उसमें खुजली होती है, तो वो भी कई बार ये जो अर्टिकेरिया है बच्चों में ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन के साथ हो सकता है, जो जैसे कभी कभी ज़ुकाम खांसी बच्चे में होता है तो ये वायरस की वजह से होता है, और उसके बाद त्वचा में इस तरह की एक एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ एक बच्चों में हम एक स्पेशल रोग जिसे हम एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, एक एलर्जी है जो कि जेनेटिक है, वो ब्लड में ही होती है, और उसके साथ क्या होता है कि चेहरे पे और बाकी शरीर पे खुजली होकर के दाने बन जाते हैं। तो देख करके ही हम जांच करके ही बता पाएंगे कि इसका कारण क्या है। लेकिन इनको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि ये बच्चे को आप ज़्यादा उसकी स्किन को, चमड़ी को खुश्क ना होने दें, उसके ऊपर कुछ भी नारियल का तेल वगैरह लगाएं ताकि जो त्वचा है थोड़ी नर्म रहे, और उसको ज़्यादा केमिकल्स या टाइट कपड़े ना पहनाएं, टाइट कपड़े या नायलॉन के कपड़े ना पहनाएं, क्योंकि टाइट और सिंथेटिक कपड़ों से भी कई बार अर्टिकेरिया ज़्यादा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी ध्यान में रखें। बिल्कुल, तो आवाज सिंह जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन सावधानियों को जरूर आप बरतेंगे। साथ ही जो नजदीकी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे जरूर आप संपर्क करेंगे। डॉक्टर पुरी, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी अभी हमारा सवाल आया था बाल झड़ने की समस्या से जुड़ा हुआ। इस मौसम में भी हमने कई बार सुना है कि बारिश के मौसम में बाल तो झड़ते ही है, तो क्या वाकई मौसम से इसका कुछ संबंध है, और अगर है तो बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? क्या खान पान में किसी तरह का बदलाव करके भी इस समस्या से निजात पाया जा सकता है? देखिए, क्या होता है कि हेयर की एक साइकिल होती है जी। जो हेयर है उसको 2 से 5 साल तक वो ग्रो करता है, फिर वो बीच में रेस्ट करता है जिसे हम कैटेजन फेज कहते हैं, और जब वो शेड करता है 3 महीने, जिससे हम टीलोजन फेज कहते हैं जी। तो अक्सर देखा गया है कि मौसम बदलने के टाइम पर ये बाल झड़ते हैं, और इनका यही उपचार है कि ये अगर ये नॉर्मल फेज ऑफ साइकिल होता है और ये अपने आप ही ठीक हो जाता है।
पर मरीज को बहुत एंजाइटी होती है, वो कहते हैं कुछ दवाई लिखी है। तो अगर बाल झड़ने का कारण पता चल गया तो उसका इलाज करना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर खून की कमी है तो आयरन देना है, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है थायराइड का करना है, अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं तो हार्मोन का करना है। पर जैसे मौसम बदलता है वो बाल झड़ते हैं, वो नॉर्मल ही माना जाता है और वो हमें पेशेंट को काउंसल करना पड़ता है कि ये ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स में ठीक हो जाएगा। सिर्फ डाइट पर ज्यादा जोर रखे, बिकॉज बेसिकली जो बाल होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं और अच्छी डाइट जो करो, संतुलित आहार खाइए, प्रोटीन्स खाइए। और प्रोटीन्स जैसे है दूध है, दही है, पनीर है, या नॉन वेजिटेरियन जो शाकाहारी है वो मीट खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, उनसे जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो सकती है। बिल्कुल। तो बदलते मौसम की वजह से अगर बाल झड़े हैं तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, इस दौरान आप अपने खान पान का ध्यान जरूर रख सकते हैं, संतुलित आहार लेते रहें। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय गौड़ जी भोपाल मध्य प्रदेश से। आइए उनसे बात करते हैं। संजय जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो संजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी यस मैम, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चेहरे पर पिंपल होते हैं और चेहरे पे जो सूजन टाइप में आती है और चेहरे से उठे दिखते हैं पिंपल। जी बिल्कुल। डॉक्टर विभू, कुछ पूछना चाहेंगे आप उनसे? संजय जी, आपकी उम्र कितनी है? 24 वर्ष। 24 वर्ष। हाँ, सो अभी आप जो वहाँ से ज़्यादातर हम देखते हैं किशोरावस्था से शुरू होते हैं, 14-15 साल की उम्र से शुरू हुए और 25 साल की उम्र तक ये चल सकते हैं। तो लेकिन ये वहाँ से एक बॉडी का नॉर्मल एक रिस्पांस है, क्योंकि हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं। जैसे हम किशोरावस्था से और बचपन से हम किशोरावस्था में जब आते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स हैं हमारी ऑयल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन ये समस्या बारिश के मौसम में बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो ऑयल सिक्रीशन है बारिश के मौसम में बढ़ जाता है। तो आपको एक तो बालों से अपनी त्वचा की देखभाल शुरू करनी है। आपको बाल भी बिल्कुल साफ रखने हैं। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अपने बाल को अच्छे शैम्पू से धोएं ताकि बालों में जो तेल इकट्ठा ना हो। चेहरे को भी आपने तेल नहीं होना चाहिए, ना तेल आपको चेहरे पे लगाना है और दिन में 2 बार धोएं। फेस को वॉश करें। इसके साथ ही साथ ज़्यादा क्रीमी चीज़ें मत लगाएं चेहरे पे। खाने पीने में भी आपको हम आजकल ये कहते हैं कि जो वेजिटेरियन डाइट है वो बेटर है एक्ने के लिए, मुहासों के लिए। आपको जो मांसाहारी भोजन है गरिष्ठ होता है और कुछ हार्मोनल चेंजेस इंट्रोड्यूस करता है बॉडी में, तो इसलिए बेटर है कि आप अच्छा पौष्टिक शाकाहारी भोजन खाएं। आप अपना जो एक फिजिकल एक्टिविटी है, अगर आप बहुत इनएक्टिव लाइफस्टाइल, अगर आप बैठे रहते हैं, आप घूमते नहीं हैं, सैर पे नहीं जाते हैं या कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, तो आपको ये भी अपने एक जीवनचर्या में आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू करनी है। तो इससे मुहासे ठीक रहेंगे आपके। लेकिन अगर फिर भी एक समस्या रहती है तो उसके लिए हम कुछ क्रीम्स देते हैं लगाने के लिए, जिससे जो ये इन्फ्लेमेशन है, जिससे कि लाल दाना बनता है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन आपको ये कुछ बचाव के उपाय तो आपको करने ही करते हैं। दैट इज स्टेप नंबर 1। डॉक्टर पूनम पुरी, हमारे एक दर्शक हैं, उनका एक सवाल है। जसवीर सिंह जी हैं तिलक नगर दिल्ली से। वो पूछ रहे हैं, मेरा बेटा 10 साल का है, उसको बार बार फुंसियाँ होती रहती हैं, गर्मी और बरसात में ज़्यादा होती है, और बरसात के मौसम में पूरे शरीर में खुजली होती है। तो आप क्या उपाय को बताना चाहेंगे? देखिए, जो 10 साल का बच्चा है वो खेलता है, मिट्टी में भी खेलता होगा, और गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो फुंसियाँ जो होती है, जिसे हम इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और ये इसमें बॉयल्स, फुंसी मतलब बॉयल्स हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं। जी। तो इसमें हम यही बताना चाहेंगे कि अपने आप को सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा खेल कर आता है तो उसे दोबारा अच्छी तरह नहलाइए, सूती कपड़े पहनाइए, पसीना कम से कम आने दीजिए, टाइट कपड़े इसका इस्तेमाल ना करिए, ताकि जब सूती और जो लूज फिटिंग क्लोथ्स होते हैं उनसे पसीना इवेपोरेट हो जाता है और त्वचा पर नहीं जमता।
जब भी पसीना ज़्यादा आता है तभी ही बॉयल्स हो जाते हैं, तो सफाई रखिए। पर अगर बॉयल्स होते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, तो इनका इलाज होता है, या तो ये ऑइंटमेंट्स होती हैं जिसे हम एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट्स कहते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा फोड़े होते हैं तो हमें एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना पड़ता है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ईमेल के जरिए भी कई सवाल हम तक पहुंच रहे हैं हमारे दर्शकों के। डॉक्टर विभू, एक सवाल आया है शुभ्रा शर्मा जी का पटना से, और उन्होंने पूछा है कि उनकी सास की उम्र करीब 65 साल है, बाएं पैर में काफी एलर्जी है 1 महीने से और सूखी खुजली होती है। इसके अलावा वो बता रही है कि कोई बताता है कि ये एक्जिमा है, लेकिन किसी तरह से आराम नहीं मिल पा रहा है, तो क्या सुझाव देंगी आप? जी, तो 65 साल की उम्र है, इसका मतलब है कि वो उस पड़ाव पर हैं अपनी उम्र के जिसमें कि जो हमारी नॉर्मल ऑयल ग्लैंड्स हैं, सिक्रीशंस हैं, वो कम हो जाते हैं। 60 साल की उम्र के बाद जो हमारी नॉर्मल बॉडी का सिक्रीशन है, जिससे कि त्वचा नर्म रहती है और रूखी नहीं पड़ती, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और दूसरा चीज़, अगर इनको साथ में डायबिटीज़ वगैरह भी है तो भी त्वचा खुश्क हो जाएगी। इन्होंने बताया कि इनके बाएं पैर में खुजली और एलर्जी की समस्या है। तो सबसे पहले तो इनको अपनी जो चमड़ी है वो उसका ध्यान रखना है कि उसको सूखे रूखे नहीं पड़ने देना। ये चाहे नारियल तेल इस्तेमाल करें या वैसलीन इस्तेमाल करें, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो अगर जूता पहनते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बताया कि एक ही पैर में है। तो अगर एक्जिमा होता है तो जनरली हम ये देखते हैं कि शरीर के दोनों तरफ के हिस्सों को अफेक्ट करता है। अगर वो इंटरनल फैक्टर्स, अंदरूनी कारणों की वजह से अगर एक्जिमा है तो दोनों हिस्सों, दोनों तरफ को अफेक्ट करेगा। लेकिन ये एक ही हिस्से में इनकी खुजली की समस्या चल रही है, तो हमें फफूंदी की भी जांच करनी ज़रूरी है। हमें ये भी देखना है कि इनको कोई अंदरूनी कारण डायबिटीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से ये इनको पैर की इन्फेक्शन लंबे समय तक चल रही है। तीसरा, हमें जूते की भी जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार इस तरह का फुटवेयर होता है, जूता जो हम पहनते हैं उसमें चमड़ा है, चमड़े को रंगा जाता है, उससे भी एलर्जी हो सकती है। तो ये सब कारणों की जांच होगी। इसके अलावा इलाज के लिए हम स्टेरॉयड क्रीम्स यूज करते हैं, लेकिन वो आप त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखा करके ही आप उसकी एक बार राय लेकर के ही आप इलाज करें। डॉक्टर पुरी, यहाँ पे एक सवाल उठता है, आम समस्या ये होती है कि कई बार लोगों से इस मौसम में पसीना बहुत आता है और तन से दुर्गंध भी आती है, और कई बार शरीर में घमौरियाँ भी हो जाती है। तो इन सब वजह में लोग सोचते हैं ये तो बड़ी आम समस्या है और इसका इलाज भी बड़ा आम होगा। इस बारे में आप क्या बताना चाहें? देखिए, पसीना तो आएगा क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है बहुत हो गई है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। और इसके अलावा आपने बोला कि उनमें बदबू भी आती है, और पसीना कई बार ऐसे भी होता है कि कपड़े पीले रंग के हो जाते हैं। तो हमें वो ही मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे हमारा पसीना कम आए। बहुत ज़्यादा विगरस एक्टिविटीज़ नहीं करनी पड़ेगी, बहुत भागना नहीं है। लोग आपने अक्सर देखा है जिम में जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो हम यही राय देंगे कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करें, क्योंकि ये मौसम में ज़्यादा पसीना आएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, घमौरियाँ हो सकती है। जैसे हमने पहले बताया, सूती कपड़े पहनिए, और पसीना ज़्यादा आता है तो कुछ एंटी पर्स्पिरेंट लोशंस होते हैं, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके पसीने के ग्लैंड्स हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं। और सूती कपड़े पहनिए, लूज फिटिंग कपड़े पहनिए, सफाई रखिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। इस मौसम में पसीना तो आता ही है, तो ऐसे में जो पसीना है और उससे जो समस्याएं हो रही है उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरुषि चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड से। आइए उनसे बात करते हैं। आरुषि जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी आरुषि जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मेरा भाई 21 साल का है, उसके पैर के अंगूठे में पक जाता है, नेल के नीचे पक जाता है। हाँ ठीक है। तो उसका हमने डॉक्टर को भी दिखाया था, डर्मेटोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने बोला कि बस उसको ड्राई रखना है। जी जी जी, डॉक्टर पुरी कुछ सुझाव आप भी देना चाहेंगे इन्हें?
देखिए, ये कह रहे हैं कि नेल के नीचे वो पक जाता है, तो लगता है कि नेल के सामने जो हमारा फोल्ड होता है जिसे हम पेरोनिकिया कहते हैं वो हो गया है। तो ठीक ही राय दिया है डॉक्टर ने, ड्राई रखिए, क्योंकि अगर आप गीला रखेंगे तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। बैक्टीरियल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो पस पड़ जाएगा, तो उसमें तकलीफ होगी और ड्रेन करना पड़ेगा। और अगर एकदम गीला रखते हैं, बार बार पसीना आता है, गीला होता है, या शूज जूते पहनकर भी गीला होता है, तो फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाती है और वो क्रॉनिक पेरोनिकिया बन जाता है, जैसे नेल के अगेंस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी परेशानी होती है। तो बेस्ट राय यही है कि गीला मत रखिए। जुराब जो है सूती की पहनिए, रोज जुराब बदलिए, और जूता भी है बहुत टाइम के लिए नहीं पहनिए, ताकि हवा लगे पाँव को और पसीना जो है ज्यादा टाइम तक इकट्ठा ना हो। बिल्कुल। तो आरुषि जी, यहाँ पर बहुत ही विस्तार से आपको जवाब मिल गया है और बहुत ही उचित ही डॉक्टर ने सलाह दिया है कि जो अंगूठा है, जो पाँव है, उसे सूखा रहना चाहिए, तभी ये जो समस्या है इससे छुटकारा मिल पाएगा। तो जो उचित उपाय है उन्हें जरूर अपनाएं। इसी के साथ कार्यक्रम स्वस्थ किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया, खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। डॉक्टर विभू, अगर हम मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करें तो कौन से लोग इसके प्रति संवेदनशील होते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ऐसा है कि देखिए, अब हम अवेयर हो रहे हैं कि हमारा जो शरीर है कितना वज़न हैंडल कर सकता है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं। हमें अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देना है और हमें ये भी ध्यान देना है कि जो हम खा रहे हैं, हम उतने कैलोरीज को हम यूज़ भी कर रहे हैं अपने जीवनचर्या में, कि हम सिर्फ खा करके हम इकट्ठा कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? प्रक्रिया है जिसमें इनटेक जो है इट शुड बैलेंस द आउटपुट आपका, तो इसको हम मेटाबॉलिक प्रक्रिया कहते हैं। और आजकल ज़्यादातर जो हमारी सिटी लाइफ है, जो हमारी आज की इतनी बिजी लाइफ है और इतनी तरह के खाने पीने की चीज़ें, जंक फूड है, आप ऑर्डर कर सकते हैं, इतनी इजी रीच है आपकी, कुछ भी खाने पीने की आप चीज़ मंगा सकते हैं, उसमें इतना ऑयल कंटेंट है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत हार्मफुल हैं। और जो यंगर जनरेशन है, किशोर हैं और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, एंड इवन जो ऑफिस में जाने वाले हमारे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, समय की कमी के कारण इस तरह का खाना खाते हैं और उन्हें समय नहीं मिल पाता कि वो इसको किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इस जो खाया पिया है उसको कैलोरी को उसको बर्न करें। तो क्या होता है कि मोटापा बहुत बढ़ रहा है, ओबेसिटी हो रही है, ओबेसिटी से डायबिटीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं इससे जुड़ी हुई हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कॉलर हैं जिनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। घनश्याम जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार।
जी घनश्याम जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को मतलब कितने घंटे नींद निकालना चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति को कितने घंटे नींद निकालना चाहिए? नींद, अच्छा नींद लेना चाहिए जी। हाँ ठीक है, आइए जानते हैं जी डॉक्टर पुरी। घनश्याम जी, जैसे आपने पूछा, ये एक हर जने के लिए नींद की रिक्वायरमेंट अलग है। कुछ लोग 6 घंटे में अपनी नींद पूरी करके ताज़ा हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। कई लोगों को 7 घंटे नींद चाहिए होती है, कईयों को 8 घंटे नींद चाहिए होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कैसी एक्टिविटी है। अगर आप बहुत स्ट्रेनुअस काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए। आपने देखा है कि जब हम छोटे बेबीज होता है, छोटा बेबी होता है, वो 16 से 17 घंटे सोते हैं। जैसे जैसे बेबी बड़ा हो जाता है बच्चा, तो उसकी नींद की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप 6 घंटे सोने के बाद ठीक फील करते हो और अगले दिन के जो आप एक्टिविटीज हैं प्रॉपर्ली कर सकते हो, तो आपके लिए ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा। वैसे मिनिमम कहा जाता है कि 6 से 6.5 घंटे नींद बहुत जरूरी है। एवरेज जो है वो 6 से 6.5 घंटे का है। डॉक्टर विभू मैम, यहाँ पे एक हमारे दर्शक है, उनका सवाल है कि मेरी सफीना बेगम है अलीगढ़ से। हाँ, वो पूछना चाह रही हैं कि मेरी उम्र 37 साल की है और वो गर्भवती हैं। पिछले 1 साल से गर्दन पर सफ़ेद दाग हो गया है जी। वो काफ़ी परेशान है। लोग क्या कहेंगे इस बात को लेकर? इसका क्या इलाज करें, किस प्रकार वो अपना इलाज करवा सकती हैं? देखिए, ऐसा है सफीना, जो सफ़ेद दाग है, बहुत तरह के सफ़ेद दाग होते हैं। आप घबराइए नहीं, क्योंकि जो भी सफ़ेद दाग अगर है तो वो ज़्यादातर छूत से फैलने वाले नहीं होते हैं, कंटेजियस नहीं होते हैं। और कई तरह के दाग मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं, जैसे फंगल इन्फेक्शन होती है, उसमें भी सफ़ेद दाग हो जाता है। इसके साथ साथ अगर त्वचा रूखी हो, उसमें एक्जिमा हो, तो भी कई बार त्वचा सफ़ेद पड़ जाती है। फिर हम बढ़ते हैं ल्यूकोडर्मा की तरफ, या जिसे हम विटिलाइगो बोलते हैं, तो सफ़ेद हो जाता है। और कई बार जो ये ल्यूकोडर्मा है या जो सफ़ेद दाग का कारण ये भी होता है कि जो डाई अगर हम लगाते हैं बालों में, कई बार तो जो डाई है वो हमारे स्किन में जो कलर बनाने वाली, रंग बनाने वाली कोशिकाएं हैं, उसको डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है। तो उसकी वजह से गर्दन के ऊपर सफ़ेद दाग आ जाता है। और कई बार विटिलाइगो, जिसे हम फुलवैरी बोलते हैं, वो भी हो सकता है, या कुष्ठ रोग भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि जो दाग है कुष्ठ रोग का, तो हम पता ऐसे करते हैं कि अगर आप उसमें पिन चुभा करके देखें या वहाँ पर चूटी काट करके देखें, तो अगर आपको उसमें आपको महसूस हो रहा है, दर्द महसूस होता है, चूटी काटने पे आपको एहसास होता है कि वहाँ पे आपने चूटी काटी है, तो ये कुष्ठ रोग नहीं होने की संभावना है। बिल्कुल। इस बीच हमारे से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कप्तान सिंह जी है महाराष्ट्र से। कप्तान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा जो ना, मेरे क्या है, मेरे जो ना पूरे शरीर में खुजली रहती है। मैं किसी को ब्लड देने गया था, तो उधर मुझे डिटेक्ट हुआ कि मेरे हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी की वजह से मुझे इंजेक्शन लगता था पेगवियर का, दैट वाज कॉस्टिंग अराउंड 20,000। ओके। और उसकी वजह से वो करीब 49 इंजेक्शन मेरे लगे। ठीक है। और उन इंजेक्शनों की वजह से मेरी सोच है, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हेपेटाइटिस सी के लिए इंजेक्शन है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको हेपेटाइटिस सी ठीक नहीं हो सकता। और उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि मेरी आंख का रेटिना डिटेक्ट हो गया। जी, तो आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि खुजली होती है, खुजली से संबंधित है। आपकी आयु कितनी है? कब है जी? आयु उम्र? आयु है 57। डॉक्टर पुरी, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आपने जैसे बताया कप्तान सिंह जी कि आपको हेपेटाइटिस सी था। इसका मतलब हेपेटाइटिस सी में जो लिवर होता है फंक्शन, वो थोड़ा अफेक्ट होता है, उसके कारण भी खुजली हो जाती है। और क्योंकि लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और चाहे हेपेटाइटिस ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, पर खुजली के और भी कारण हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको हेपेटाइटिस सी है। इतनी दूर से बैठकर मुश्किल होता है। कई बार आपने कुछ दवाइयाँ खाई हैं, उनके रिएक्शन से भी खुजली हो सकती है। कई बार
चमड़ी में, त्वचा में कुछ रोग हैं, उसके कारण खुजली हो सकती है। और अगर आप अपना हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, सूखी चमड़ी है, उसके कारण खुजली हो सकती है, तो ये आपको त्वचा रोगी विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। इतनी दूर से राय लेना मुश्किल है। त्वचा आपकी देखी जाएगी, कुछ टेस्ट आपके होंगे और उसके बेसिस पर फिर आपका इलाज हो सकता है। जी बिल्कुल। तो कप्तान सिंह जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिला होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विभू, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस मौसम में जहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोगों की त्वचा रूखी सूखी हो जाती है, जिसमें खुजली की समस्या हो जाती है, जैसे कि डॉक्टर पुरी ने बताया, तो कुछ लोगों की त्वचा ज्यादा तैलीय हो जाती है, फिर मुहासे की समस्या होने लग जाती है। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है कि त्वचा अपनी सामान्य स्थिति में बरकरार रहे? जी, तो ये शुरुआत तो होती है खाने पीने से हमारी, क्योंकि बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि आप ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, चटपटा खाते हैं, और इस तरह का खाना पीना खाने से त्वचा थोड़ी सी ऑयलीनेस बढ़ सकती है। एक तो हाइड्रेशन, पानी जो है आप पूरी एडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें, चाहे बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी एक स्वच्छ और स्वस्थ त्वचा के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको अपनी जो स्किन को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए जो आपने साबुन का इस्तेमाल करना है या आप बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, तो वो भी एक माइल्ड किस्म का बॉडी वॉश होना चाहिए, और जिससे कि जो त्वचा की नेचुरल ऑयल है, नेचुरल जो तेल है, वो खत्म ना हो, डिप्लीट ना हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा, अगर ऑयलीनेस, क्योंकि हर व्यक्ति की जो त्वचा है एक नेचुरल तरीके में एक अलग उसकी संरचना है, जो उसकी प्रक्रिया है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है, उसका यूनिक मेटाबॉलिज्म है। हम अपनी त्वचा को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा चेहरा अलग है, हमारी बोलचाल अलग है, हमारा स्वभाव अलग है। सो ये सब जो वेरिएशन है वो त्वचा में भी है। हमारे जीन्स कैसे हैं, हमारा पेरेंट्स से क्या त्वचा की जो उसका स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है, बहुत सारे फैक्टर्स पे इसका निर्धारित करते हैं। हम सिर्फ बाहरी फैक्टर्स जैसे हमारी डाइट, हम कैसे अपनी त्वचा की केयर करते हैं, कैसे हम उसको मौसम जो कि बहुत ह्यूमिड अगर है वेदर, वो भी त्वचा के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ऑयलीनेस बढ़ेगी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ऑयलीनेस ज़्यादा है, तो आपको दिन में 2 या 3 बार भी आप धो सकते हैं। इसकी ड्राई है। बहुत ही विस्तार से आपने हमें जानकारी दी, और चलते चलते डॉक्टर पुरी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस मौसम में त्वचा स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहे, इसके लिए आप चलते चलते क्या टिप्स देना चाहेंगी? देखिए, संतुलित आहार खाइए, खुश रहिए, सबसे ज्यादा ये है, क्योंकि स्ट्रेस जो है, मानसिक तनाव, इससे हेल्थ भी खराब होती है, त्वचा पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मेडिटेशन करिए, स्मोकिंग नहीं करिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं उसमें भी त्वचा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत धूप में मत घूमिए, पोल्यूशन जो है उससे बचिए, यही मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल। डॉक्टर पूनम पुरी और डॉक्टर विभू मेंदिरत्ता, आप दोनों ने हमें इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें जरूर इससे लाभ होगा। दोस्तों, पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत से आपके मेल आए हैं। कोलकाता से कविता सिन्हा जी ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है। तो वहीं भोपाल से नीरज सिंह जी ने कहा है कि उनकी माँ लंबे अरसे से माइग्रेन की मरीज है और इसे लेकर ये जड़ से खत्म किया जा सकता है, इसको लेकर वो क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कानपुर से सरला वर्मा जी की शिकायत है कि उनकी माँ अगर कोई भी दवा लेती हैं तो शरीर में छाले पड़ जाते हैं, ऐसे में कोई उपाय बताएं। तो दोस्तों, हम बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आप सभी की समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। इस बीच आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें लिखें, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और हमारा ईमेल आईडी है, नोट कर लें, swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।